नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात होगी श्राप देने वाली चाची जया चाची की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कि आखिरकार जब ईडी के सामने 7 घंटे बैठी हुई थी, ईडी ऑफिसर लगातार उनको टुकुर टुकुर नहीं सवालों के जखीरा रख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि मैडम, $50,000 इन्वेस्टमेंट किया आपने कंपनी में, और सिर्फ $1,500 में आपने बेच दिया कंपनी को। ये कैसे पॉसिबल है? सबसे बड़ी सवाल यही था कि $50,000 इन्वेस्टमेंट किया मैडम ने एरिक पार्टनर्स में और $1,500 में बेच दिया। मतलब इतनी बड़ी नुकसान कैसे हो सकता है? और वैसे भी जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो साउथ के फिल्मों की तरह नहीं है, साउथ के जो कलाकार होते हैं उनकी तरह नहीं है कि गांव गोद ले लिया, जिला गोद ले लिया, एनजीओ चला रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण था कि बहुत सारे कलाकार जो साउथ के हैं उनके कुछ इंसिडेंट होते ही वहां लोग गलत फैसले ले लेते हैं, अपने आप को सजा देने लगते हैं कि मेरे भगवान है ये साउथ के हीरो। लेकिन बॉलीवुड कलाकारों में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी करें, यहां तक कि लोग बदुआ देते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। लेकिन सवाल यही था कि $50,000 इन्वेस्टमेंट एरिक पार्टनर्स जो कि 2005 में बनाया गया था, उसको $1,500 में बेच दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी सवाल को लेकर लगातार ईडी हावी रही और यही सवाल उनको उलझा के रखा ऐश्वर्या राय बच्चन को। और कहीं ना कहीं ये सूत्र बता रहे हैं कि आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है ईडी के वो तमाम ऑफिसर। जो आंसर चाहते थे वो आंसर मिला नहीं और इसीलिए हो सकता है कि अब लंबू चचा को भी बुलाया जा सकता है। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजय राउत जी ने कह दिया है कि पहली बार तो ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया जा रहा है, वो इंतजार कीजिए, कुछ दिन के बाद किसी और को भी बुलाया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब सवालों का आंसर नहीं मिलेगा, सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बुलाहट तो जाएगी ही। क्योंकि ईडी ऐश्वर्या राय बच्चन को देखने के लिए नहीं बुलाई थी, न उनसे पूछने के लिए बुलाई थी कि हाँ क्या चल रहा है बच्चन परिवार में, और मैम अगली फिल्म कब आ रही है, और शूटिंग कब कर रही हैं, और सब ठीक है। लंबू चचा केबीसी में खूब छाए हुए हैं क्या? इसी सवालों के लिए बुलाई थी क्या? सवाल के लिए बुलाई थी कि जो विदेश में पैसे इन्वेस्टमेंट हुए उसी के उल्लंघन के आरोप में ये तमाम चीजें जानकारी निकाल रही है। आखिरकार वो मामला पूरा डिटेल में क्या है ये जानना बहुत ही आवश्यक होगा। ईडी ने पूछा था कि एमिक पार्टनर्स 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में निगमित पंजीकृत कंपनी थी। इस कंपनी में उनका क्या संबंध था? क्या उस कंपनी कानूनी फॉर्म के बारे में जानती हैं जहां आपने अपने कंपनी को पंजीकृत किया था यानी रजिस्टर्ड किया था? इस कंपनी के निर्देशक में ऐश्वर्या राय, उनके पिता कृष्णा राज रॉय, मां वृंदा रॉय, भाई आदित्य रॉय शामिल थे। इसके बारे में ऐश्वर्या राय से पूछा गया कि ऐश्वर्या राय से भी जानने की कोशिश की 2005 में जो उन्होंने स्टेटस को शेयर होल्डर में क्यों बदल दिया, उनके स्टेटस होल्डर में के रूप में क्यों बदला गया। वही 2008 में कंपनी को निष्क्रिय कर की वजह से, लेन देन की वजह से आरबीआई अनुमति से जुड़े सवाल भी पूछे गए। ये तमाम सवाल उनके सामने रखे गए थे कि आप पहले इसकी कंपनी की मालकिन थी, फिर शेयर होल्डर हो गई, ये तमाम चीजें कैसे हुआ। और इसी सवालों को लेकर ईडी लगातार ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछती रही और सबसे मेन पॉइंट था कि $50,000 इन्वेस्टमेंट करना और वो 1500 में बेच देना, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन
इसके बारे में कहीं पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई भी विपक्ष का नेता कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ यही बोले जा रहा है, यही ईडी को सवालों में घेरे जा रहा है, यही सवाल पूछे जा रहे हैं ईडी से कि आपकी हिम्मत कैसे हुई जो आपने मैडम को इनवाइट कर दिया, मैडम को बुला लिया। नहीं बुलाना चाहिए था आपको। जो कुछ हो रहा है होने दिया जाए, जो कुछ चल रहा है चलने दिया जाए। लेकिन वो जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि उनके शासन में उन कलाकारों का क्या हाल था। मतलब कि एग्जाम्पल पूछ लिया जाए माननीय संजय राउत जी से कि अगर कंगना बहन ने थोड़ा सा घर इतना एक्स्ट्रा बना भी लिया तो उसको मामला को तरीके से सलटाया जा सकता था, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ का घर तोड़ के मामला कैसे सलटाया जा सकता था। अब वो भी नोटिस पे नोटिस नहीं, सिर्फ एक ही नोटिस पर, जबकि आसपास में बहुत सारे इलीगल्स कंस्ट्रक्शंस हैं एज पर द कंगना बहन, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल जूम में देख के कि अच्छा कंगना का इलीगल घर, और किसी को कुछ नहीं दिखा तो कंगना को का घर दिखा। उन तमाम मुंबई में सिर्फ एक ही घर दिखा। तो सवाल तो हाईकोर्ट ने पूछा था कि कहीं ना कहीं ये जोर जबरदस्ती से हुआ है। तो वो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष सवाल पूछ रही है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हुआ है। ईडी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी तक जो मेरे पास डिटेल आया है, वो चाहे अनिल देशमुख साहब हो, चाहे और भी नेता हैं जिन पे भी ईडी ने कार्रवाई की है या उनसे पूछताछ किया है, तो पूछताछ किया है। किसी आम जनता को, जनार्दन को ईडी नोटिस नहीं देती, जैसे तिवारी भैया को भी ईडी नोटिस नहीं देती है। नोटिस तभी देती है कि कुछ ना कुछ उनका नाम आया होगा इसीलिए। और नोटिस देना और गिरफ्तार करना, परेशान करना इज ए डिफरेंट मैटर। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो अनिल देशमुख साहब थे, जिनको लगातार नोटिस पे नोटिस मिलता रहा, नोटिस पे नोटिस मिलता रहा। अब वो रिजेक्ट करते रहे, बहाना बनाते रहे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। अगर सच्चे होते तो कब का आ जाते। लेकिन हाँ, पॉइंट आउट करना है ईडी को। तो यहां तक ही कह दिया गया कि बीजेपी का ऑफिस है ये, बीजेपी हेडक्वार्टर चलाती है, बीजेपी के कार्यकर्ता चलाते हैं ईडी को, ईडी का ऑफिस बीजेपी के हेडक्वार्टर में है। ये तमाम बातें बोली जाती है, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है, क्योंकि उसको वो चीजें कंट्रोल करना है कि आखिरकार टैक्स चोरी क्यों हो रहा है। और उसके कंधों पे यही जिम्मेवारी है कि टैक्स चोरी नहीं होना चाहिए, गलत तरीकों से पैसे इधर उधर नहीं जाने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी से कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो डिटेल तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें टैक्स चाहिए। टैक्स पे देश टिका हुआ है। इसमें कोई गलत चीज नहीं कर रहा। हाँ, पूछताछ में किसी को चुभन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ पूछताछ हुआ है, वापस फिर से ऐश्वर्या राय बच्चन बाहर चली गई, अपने घर चली गई, मुंबई चली गई, तो इसमें कुछ वो नहीं है। सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नाम आया है तभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कहते कोई विपक्ष का नेता कि नाम नहीं आया है उनका उस पेपर्स में, तो तिवारी भैया के साथ साथ पार्टी भी और सरकार भी माफी मांग लेगी। हाँ, तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा मैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट द